केशवपुर नाम का एक गांव जहां पर दो बहनें रहा करती हैं। एक बड़े से घर में नदी के इस पार तो दूसरी छोटी सी झोपड़ी में गरीबों की तरह अपने आलसी पति के साथ नदी के उस पार अपना जीवन व्यतीत करती थी। अरे हो जी, आपको तनिक सी लज्जा भी नहीं आती है। दिन भर घर में पड़े रहते हो और केवल आराम ही करते रहते हो। अब उठ भी जाओ। अरे क्या हुआ कमला, सुबह सुबह मेरा नींद क्यों खराब कर रही हो? सुबह सुबह आपको ये सुबह लग रही है? सूरज सर पर आ गया है जी, दोपहर हो चली है और आप कह रहे हो कि सुबह सुबह। हाँ ठीक है, दोपहर भी हो गई तो क्या हुआ? करने के लिए तो वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं, तो मुझे आराम करने दो। हाँ, करने के लिए कुछ है नहीं या आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो? एक तो आपके पिता ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे को दे दी है और आपको दिया भी तो क्या दिया? कुछ भी नहीं। मेरे बाबा ने मेरी और दीदी की शादी आपके घर में आप दोनों भाइयों के साथ की, पर मेरे बाबा को भी क्या पता था कि सारी जायदाद तो बड़े बेटे के हाथ लगने वाली है, छोटे के हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर ये पहले पता होता तो मेरी शादी आप जैसे निकम्मे और आलसी पति से कभी नहीं होती। हाँ, पता तो मुझे भी नहीं था कि पिताजी ऐसा करेंगे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। अब पुरानी बातों को छोड़ो और मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। हाँ तो कीजिए आराम। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो आप जैसा पति मुझे मिला। अरे कम से कम कुछ काम तो कर लीजिए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और आप हैं कि सिर्फ आराम ही करना चाहते हैं। ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है अभी भी थोड़ा सा अनाज बचा हुआ है, वो कम से कम 1 सप्ताह तो चल ही जाएगा। मैं तब तक कुछ न कुछ कर ही लूंगा, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। अरे ऐसे कैसे मैं चिंता ना करूं? अगर पति आप जैसा आलसी और निकम्मा हो तो चिंता तो होगी ही ना। मैं कुछ नहीं जानती जी, आप अभी के अभी घर से निकल जाइए और कोई ना कोई काम ढूंढिए, नहीं तो आज आपको भोजन नहीं मिलेगा। अरे अब क्या नाटक है कमला? अब अभी मैं इस वक्त कहाँ काम ढूंढने जाऊंगा? मैं कल जाऊंगा। हाँ, नहीं जाना तो आपको अभी ही पड़ेगा, नहीं तो भोजन भी कल ही मिलेगा। जब तक आप कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ लेते तब तक आपको भोजन नहीं मिलने वाला। बाकी आपकी मर्जी। अरे पर कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ। हाँ। कमला ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है। अरे हे भगवान, मैं इस किस मुसीबत में फंस गया। और पिताजी आप भी ना, क्या जरूरत थी सारी जायदाद भैया के नाम करने की? अरे कुछ तो थोड़ा होता मेरे लिए। अब कर भी क्या सकते हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा काम ढूंढने, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। जिसके बाद मदन को ना चाहते हुए भी काम करने के लिए जाना पड़ा। जैसे ही वो घर के बाहर आता है तो नदी के उस पार से उसका भाई श्याम उसको आवाज लगाता है। अरे मोहन, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गया? क्या कहा? सुबह हो रही है, लेकिन मुझे तो कमला ने कहा अभी दोपहर हो गई। ये कमला भी ना कभी सुधरेगी नहीं है। अरे वो तो तुझे उठाने के लिए कहा होगा, वो सब छोड़। अब बता कि सुबह सुबह तू यूं कहाँ जा रहा है? मैं आपको क्या ही बताऊं भैया, पिताजी ने तो सारी जायदाद आपके नाम कर दी है, जिस वजह से मुझे इस छोटी सी झोपड़ी में गरीबों की तरह रहना पड़ता है। और अभी पता चला कि अन्न भी खत्म हो चुका है, जिसके लिए मुझे अब काम करना पड़ेगा, और इसलिए बस काम ढूंढने जा रहा हूँ। पता नहीं कमला आज मुझे भोजन देगी या नहीं। हाँ। ओ अरे रे रे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। चल कोई ना, आज तू मेरे घर खाना खा लेना। हाँ। क्या आप सच कह रहे हैं भैया? लेकिन फिर भी मुझे कमाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं रोज रोज आपके यहाँ खाने तो नहीं खा सकता ना। ओहो,
अब ठीक है, चल मैं अब चलता हूँ और अपने काम पर चलता हूँ, और उम्मीद है कि तुझे भी कोई ना कोई अच्छा सा काम मिल ही जाएगा। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। इसके बाद श्याम अपने काम पर चला जाता है और मदन भी अपने गांव की ओर चला जाता है काम ढूंढने के लिए। अब पता नहीं मैं कहाँ कहाँ काम ढूंढूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा काम कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने मजदूर का काम किया तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, और इतनी मेहनत कौन ही करेगा। आज के ज़माने में काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं खुद की एक छोटी सी दुकान खोल लेता और नौकर भी रख लेता। फिर मैं सिर्फ धन गिनता, बाकी तो सब नौकर ही कर लेता है। इसके बाद मदन पूरे दिन गांव में घूमता रहा, पर उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिसमें उतनी मेहनत ना हो। सारे ही काम बहुत ही मेहनत वाले थे और इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता है। इसके बाद निराश होकर रात को वो श्याम के घर चला जाता है। अरे ये क्या मदन, तुम और यहाँ? अरे हाँ भाभी, वो भैया है क्या? भैया ने मुझे बुलाया था। अच्छा ऐसी बात है, तो घर पर आओ, वो अंदर ही है। जी हाँ। अरे मदन, तुम आखिर आ ही गए। तुम्हें तो देखकर लग ही रहा है कि तुम्हें काम नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर तुम्हें काम मिला होता तो तुम यहाँ आते ही नहीं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अरे हाँ भैया, अब आपसे क्या ही छुपाना। आपको तो पता ही है कि मुझसे मेहनत वाले काम नहीं हो पाते, और चारों तरफ जितने भी काम मुझे मिले सारे ही बहुत मेहनत वाले काम थे, जिस वजह से मुझे कोई काम नहीं मिला, और इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा है। अरे यही तो दिक्कत है, सारे ही काम मेहनत वाले होते हैं। तुम्हें अगर काम चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेरी बात मानो और कल फिर से काम ढूंढने जाओ, और इस बार मेहनत वाले काम ही चुनो, और जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। समझ गए ना? तो अब ये सब छोड़ो, और अब आ ही गए हो तो चलो चलकर भोजन कर लेते हैं। उर्मिला, मदन के लिए भी भोजन तैयार करो। जी। इसके बाद मदन श्याम के घर ही भोजन कर लेता है और अपने घर वापस चला जाता है, जहाँ कमला मदन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अरे क्या जी, आने में आपने इतनी देरी क्यों लगा दी? आपको काम तो मिल गया होगा ना? मुझे माफ कर देना कमला, पर मुझे तो कोई काम नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं मिला जिसमें मेहनत कम हो, और इसलिए मैं वापस आ गया। लेकिन मैं पक्का कल फिर से जाऊंगा और इस बार मेहनत वाले काम ही करूंगा। तुम चिंता मत करो। हाँ, मुझे लगा ही था। चलिए छोड़िए, अब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। क्या कहा? खाना? क्या हुआ, भूख नहीं लगी क्या आज? अरे दिन भर तो घर के बाहर ही थे, तो चलिए ना, हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाने बैठ जाइए। पर तुमने तो कहा था कि अगर मुझे आज काम नहीं मिला तो तुम मुझे भोजन नहीं दोगी। अरे वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। आप वो सब छोड़िए और चलिए भोजन कर लीजिए। अरे ये औरतें भी ना कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं भैया के घर भोजन नहीं करता। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैंने इसे सच बता दिया तो ये उल्टा मुझ पर ही भड़क जाएगी। कोई तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कि सोच में पड़ गए? खाना नहीं खाना है क्या? नहीं नहीं, नहीं खाना है मुझे। नहीं खाना है? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? अरे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज तुम्हारी बातों की वजह से ही काम ढूंढने गया था। अगर तुम मुझे भोजन दे दोगी तो मैं तो यही सोचूंगा कि मुझे भोजन मिलेगा, तो मैं भला काम क्यों करूं। और इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा तब तक मुझे कोई अच्छा सा काम न मिल जाए। हाँ, वो सब तो ठीक है,
पर वो कुछ नहीं। मैंने ये अपने आप से प्रतिज्ञा ली है कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता। और इसी भूख की वजह से देखना, कल मैं कोई ना कोई काम जरूर करूंगा ताकि मैं भोजन कर सकूं। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप जैसा आलसी और निकम्मा इंसान, जिससे केवल खाने और सोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था, वो ऐसा कह रहा है। अरे अब बस भी करो कमला, अब मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से समझ चुका हूँ। अब वो सब छोड़ो, अब मैं चलता हूँ सोने। जल्दी उठकर काम भी तो ढूंढने जाना है। जिसके बाद मदन ये बहाना बनाकर सोने चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है और कमला मदन को उठाने लगती है। अरे उठो जी, देर हो रही है। कल तो इतने बड़े बड़े भाषण सुनाए आपने और आज नींद ही नहीं खुल रही है। ऐसे करेंगे तो आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। हाँ। अरे तुम सुबह सुबह क्या बोल रही हो? कौन सी प्रतिज्ञा? अरे इतनी जल्दी भूल गए? कल रात ही तो आपने ली थी प्रतिज्ञा कि जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक आप भोजन नहीं करोगे। भूल गए क्या? कमला के ऐसा कहते ही मदन को कल रात की सारी बात याद आ जाती है। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। माफ करना, मैं भूल गया था। हाँ ठीक है, अब जल्दी उठिए और जाइए और काम ढूंढिए, नहीं तो आज भी आपको भूखा ही रहना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि आज आप भूखे रह पाएंगे। हाँ सही कहा, मैं अभी जाता हूँ। मदन काम ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाला होता है कि उर्मिला भोजन लेकर मदन के घर पहुँचती है। अरे दीदी, आप यहाँ ये भोजन लेकर यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो ये भोजन तुम दोनों के लिए लेकर आई हूँ। हम दोनों के लिए ये भोजन? क्यों, आज कुछ है क्या? अरे नहीं, कल मदन हमारे घर खाना खाने आया था तो मुझे लगा कि तुम्हारे घर में खाने की कमी पड़ गई होगी, क्योंकि मदन कोई काम नहीं करता है ना, तो तुम दोनों खाओगे क्या? इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं ही तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आऊं। आखिर मैं तुम्हारी दीदी हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना मेरी छोटी बहन। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है कि कल रात आपने भोजन क्यों नहीं किया, क्योंकि कल रात आप उनके घर जाकर भोजन करके जो आए थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, मुझे माफ कर दो कमला। मुझे लगा कि मुझे काम नहीं मिला तो शायद तुम मुझे कल भोजन नहीं दोगी, इसलिए मैं भैया के यहाँ खाने चला गया था। अरे खाना ये तब देगी ना जब घर में अनाज होगा। अब तुम कोई काम करते हो नहीं, दिन भर निकम्मों की तरफ पड़े रहते हो। घर में भला अनाज कहाँ से आएगा फिर? और अगर अनाज नहीं आएगा तो ये बेचारी भोजन कैसे बनाएगी? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम दोनों भूखे नहीं रहोगे। मैं रोज ही तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती रहूंगी। कोई जरूरत नहीं है, हमें आपकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी के एहसानों तले नहीं रहेंगे। और आपने फिर उनके यहाँ जाकर खाना खाने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ गए ना? हाँ मैं समझ गया, मुझे माफ कर देना कमला, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ। अरे अब तुम इस बेचारी को क्यों डांट रही हो? अब भला इसमें इसका क्या कसूर? ये भूखा था, खाने के लिए इधर उधर भटक रहा था, तो भला क्या ही करता। मदन तुम इसकी बात में मत आओ, तुम्हें जब भी भूख लगे तुम हमारे घर आ सकते हो। और वैसे भी इससे हमें ही फायदा मिलेगा, क्योंकि भूखे को खाना खिलाने से पुण्य ही मिलता है। इसलिए संकोच मत करना और जब भी भूख लगे हमारे घर चले आना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। इसके बाद उर्मिला वहाँ से चली जाती है और उर्मिला की ये सारी बात कमला के दिल को बहुत ही ठेस पहुँचाती है और कमला की आंख से आंसू आने लग जाते हैं और वो घर के अंदर रोते हुए चली जाती है। अरे अब तुम रो क्यों रही हो कमला? मैंने कहा तो मुझे माफ कर दो, अब से मैं नहीं जाऊंगा भैया के घर खाना खाने। अब रो ना तो और क्या करूं? आपने देखा ना कि दीदी ने किस तरह से हमारी बेइज्जती की।
हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आप उनके घर भोजन करने गए थे। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया जी। मैं मानता हूँ कि मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाभी यहाँ आ जाएगी और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। मुझे तो भैया ने खाने पर बुलाया था, इसलिए मैं वहाँ चला गया था। अगर मुझे पता होता कि भाभी ऐसा करेगी तो मैं कभी भी भैया के घर खाना खाने नहीं जाता। हाँ, जो भी हो, आज जो हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये सब जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके पिताजी की वजह से हो रहा है। अगर आपके पिताजी ने आप दोनों को आधी आधी संपत्ति दी होती ना, तो आज हमें ये दिन देखने को ना मिलता। अरे, क्योंकि आपके पिताजी ने सारी जायदाद आपके भैया के नाम जो कर दी है। ये बात तो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि पिताजी मुझसे बेहद प्रेम करते थे, पर पता नहीं क्यों उन्होंने जायदाद एक छोटा सा हिस्सा भी मेरे नाम नहीं किया। पर तुम चिंता मत करो, अब बहुत हो गया। मैं इतने दिनों से सह रहा था, क्योंकि मुझे धन जायदाद या घर का कोई लालच नहीं था। पर आज जो हुआ उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि धन और घर का होना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना है। पर अब आप कर भी क्या सकते हैं जी? ऐसा तो है नहीं कि आप मेहनत करके बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मैं भले ही मेहनत करके जल्दी अमीर नहीं बन सकता, पर अपनी बुद्धि से और चालाकी से जल्द ही अमीर तो बन सकता हूँ ना। मैं कुछ समझी नहीं जी कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि अब से गलत रास्ते अपनाने होगा। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है जो एक साहूकार है और उसका महाराज के साथ बहुत अच्छे संबंध भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस काम में मेरी वो मदद जरूर करेगा। हाँ, क्या आप सच कह रहे हैं जी? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब चलो चलते हैं मेरे मित्र के पास, अब वही कोई रास्ता दिखा सकता है। हाँ, इसके बाद मदन और कमला दोनों ही चले जाते हैं मदन के मित्र साहूकार के पास। अरे आओ आओ मदन, आओ। इतने दिनों बाद मिलना हुआ, क्या बात है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल चुके होगे। हाँ, अरे नहीं मित्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भला? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ भाई, तुम तो मेरे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र हो। हाँ, सुनकर बहुत खुशी हुई, पर यहाँ सब छोड़ो, मुद्दे की बात करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे ऐसे तो मिलने नहीं आए होगे, जरूर तुम्हें कोई काम पड़ा होगा, इसलिए आज तुम मेरे घर पर आए हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? अरे देखो मित्र, बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, ये सच है कि हमें तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए हम दोनों यहाँ एक उम्मीद लेकर आए हैं कि तुम हमारी मदद करोगे दोस्त। अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तो बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं जितना हो सके उतना तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हाँ, अरे तुम्हारा शुक्रिया मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मदन साहूकार को सारी बात खुलकर सच सच बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, अब मैं समझा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ, शर्त? कैसी शर्त भाई? मेरी शर्त है कि मैं तुम्हारे हक की जमीन दिलाऊंगा, बदले में मुझे भी तुम्हारी जायदाद में से कुछ हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदन साहूकार की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है। ठीक है, हमें मंजूर है, पर हमें हमारे हक की जमीन दिलाओगे और बदले में हम भी तुम्हें अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे देंगे। हाँ, ये हुई ना बात। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे पास बहुत सारे लोगों के संपर्क है, उनमें से एक तो ऐसा है जो किसी से भी हस्ताक्षर को हूबहू नकल कर सकता है। हाँ, वाह, ये तो कमाल की बात है, पर इससे हमारी जमीन से क्या लेना देना? लेना देना है भाभी जी। देखो मदन,
तुम दोनों को क्या करना है, चुपके श्याम के घर में घुसना है और वो जमीन के कागज को चुरा लेना है और उस कागज को तुम यहाँ लाकर आओगे। उसमें किया हुआ तुम्हारे पिताजी का हस्ताक्षर को मेरा वो आदमी हूबहू नकल करेगा और एक नया दस्तावेज बनाएगा जिसमें सारी जायदाद वो तुम्हारे नाम कर देगा। अरे वाह साहूकार, क्या योजना बनाई है मेरे दोस्त। इससे तो सारी की सारी जायदाद मुझे ही मिल जाएगी और फिर जो जिंदगी मुझे जीनी पड़ रही थी अब उन दोनों की जीनी पड़ेगी। हाँ, पता लगेगा उन लोगों को कि कैसा लगता है। आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने कहा था ना कमला कि मेरा मित्र बहुत शातिर है, वो कोई ना कोई योजना जरूर निकाल लेगा। और देखो हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। अरे ठीक है, अब इतनी भी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बस हम दोनों का सौदा याद रखना भाई। हाँ, अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद साहूकार के कहने पर मदन आधी रात को श्याम के घर घुस जाता है और कैसे भी करके वो जायदाद के कागज खोज ही लेता है और सीधा साहूकार के पास जाता है। ये लो धनसुख लाल, जैसे तुमने कहा मैं वो दस्तावेज लेकर आ गया हूँ। हाँ, अरे वाह वाह वाह, आखिर तुमने इस दस्तावेज को ढूंढ ही लिया। अब लाओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। अब तुम घर जाओ, कल हम सीधे तुम्हारे घर पे मिलेंगे और मैं कुछ गांव वालों को लेकर आऊंगा और फिर हम दोनों साथ ही श्याम के घर आएंगे और तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहेंगे। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद मदन अपने घर वापस चला जाता है और फिर अगली सुबह होती है और मदन और साहूकार सहित गांव के सभी लोग श्याम के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और श्याम को बुलाने लगते हैं। श्याम, अरे ओ श्याम, जल्दी बाहर आ। श्याम। अरे साहूकार जी, आप और यहाँ और सारे गांव वाले भी आए हैं, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। हमें अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद मदन के नाम किया था, पर तुमने मदन को झूठ बोलकर उसे धोखे से सारी जमीन और जायदाद को हड़प लिया है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहूकार जी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? पिताजी ने सच में मुझे ही अपनी सारी जायदाद दी है, मेरे पास सबूत भी है। हाँ। अरे चल चल, कौन सा सबूत है, जरा हमें भी तो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। उर्मिला, जाओ जाकर जायदाद के कागज लेकर आओ। जी? क्या बात है उर्मिला, तुम अपने साथ कागज क्यों नहीं लेकर आई? होगी तब ना मैं लाऊंगी, पता नहीं जी, पर कैसे वो कागज मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो कागजात अलमारी में ही रखे थे, पर अब वो नहीं मिल रहे हैं जी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कागज खो गए? तुमने उसे संभाल कर तो रखा था ना? जी, मैंने उसे अच्छे से संभाल के रखे थे, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। अरे मिलेगी तब ना जब होगी। तुम दोनों के पास असली कागज है ही नहीं, और अगर होता तो दिखाते जरूर हैं। अगर हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम की है, तो आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने सारी जायदाद मदन के नाम की है? बताओ भला। सबूत है, क्योंकि जायदाद के असली कागजात हमारे पास है। मदन, जरा कागज तो दिखाओ इन लोगों को। हाँ, अभी दिखाता हूँ। इसके बाद मदन वो कागजात श्याम को देता है और जब श्याम उस कागजात को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उर्मिला और श्याम दोनों ही बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। ये नहीं हो सकता, ये कोई जरूर चाल है। क्या कहा? कोई चाल? अरे चाल तो तुम दोनों ने चली थी, जिसका अब खुलासा हो गया है।
तो देखो गांव वालों, कैसे इन दोनों ने मिलकर बेचारे मदन और कमला को ऐसे गरीबी की तरह जीने में मजबूर किया गया था, जबकि जायदाद तो इन लोगों की है। हमें इनका न्याय करना होगा और इस श्याम और उर्मिला को घर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि इस घर का असली मालिक तो मदन है, मदन है। अरे हाँ हाँ, सही कहा, निकालो इन दोनों को। ऐसे करके साहूकार ने एक बहुत बड़ी चाल चली और गांव वालों के सामने उन दोनों को झूठा साबित कर दिया और सारे गांव वाले भी उन दोनों के खिलाफ हो गए, जिससे श्याम और उर्मिला को वो घर छोड़कर जाना पड़ा और मदन और कमला को वो घर और उनकी सारी संपत्ति उन दोनों को मिल गई। तो अब कैसा लग रहा है कमला, तुम्हें इस घर में आकर? अब मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये घर और सारी संपत्ति अब हमारे नाम हो चुकी है। अब हम दोनों इस घर में आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे जी। और मेरी दीदी ने जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। अब मैं उन्हें नीचा दिखाऊंगी, तब पता चलेगा कैसा लगता है जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अरे वो सब ठीक है भाभी जी, आपको जो करना है वो आप दोनों बाद में कीजिएगा। पहले हम दोनों के बीच जो सौदा हुआ था उसकी बात कर ले। सौदा? कैसा सौदा धनसुखलाल? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे भूल गए, हमारे बीच एक सौदा हुआ था ना कि अगर मैं सारी संपत्ति और जायदाद तुम दोनों के नाम करा दूं तो तुम उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दोगे। हाँ। अरे ये तुम क्या कह रहे हो धनसुखलाल? हमारे बीच ऐसा कोई भी सौदा नहीं हुआ था। क्यों कमला, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि हमारे बीच कोई सौदा भी हुआ था। देखो मदन, भूलो मत कि मेरी वजह से तुम दोनों को ये जायदाद और संपत्ति मिली है। अगर मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो जो मिला है उससे भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं, अभी तक जान नहीं पाए हो कि जो भी मुझसे पंगा लेता है उसका क्या हाल होता है। हाँ। अरे तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाएंगे? अरे जो करना है वो कर लो, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा तो क्या, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दूंगा। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम धोखा दे सकते हो। मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा करके इतना जोखिम उठाया, तुम हो कि मुझे धोखा देने चले हो। बहुत पछताओगे मदन, बहुत पछताओगे। अरे हाँ ठीक है, अब निकलते हो या धक्के मार कर निकालो यहाँ से। हाँ, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना इस चीज का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। ये मेरा वादा है। तुम कहीं के नहीं रहोगे और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। हाँ। उसके बाद साहूकार क्रोधित होकर वहाँ से चला जाता है और बदला लेने की सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और श्याम को उस छोटी सी झोपड़ी में अब रहना पड़ रहा है, जिस वजह से वो दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो हमारे पास जो कागज है वो मिल नहीं रहे हैं, ऊपर से उन्होंने जो कागज दिखाए उसमें आपके पिताजी के हस्ताक्षर कैसे थे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है उर्मिला, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि उसके पास कागज आए तो आए कहां से, और अगर उसके पास वो कागज पहले से थे तो वो अब जाकर जायदाद लेने क्यों आया था? पहले ही क्यों नहीं आया? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है इसमें। हाँ। अरे इसका जवाब मैं देता हूँ। अरे साहूकार, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ। अरे मैं तो यहाँ तुम दोनों को असलियत बताने आया हूँ, ताकि तुम अपनी जायदाद वापस ले सको। हाँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ समझा नहीं मैं। ठीक है, मैं विस्तार से बताता हूँ। जिसके बाद साहूकार ने सारी बात विस्तार से श्याम को बता दी, जिसे सुनकर श्याम को सारी बात समझ में आने लगी। अच्छा, तो ये बात है।
तो मतलब जिसकी तुमने मदद की, अंत में उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया और इसलिए अब तुम बदला लेने के लिए हमारी मदद करना चाहते हो। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा तो बताओ कि अब मैं अपनी जायदाद वापस कैसे ले सकता हूँ? हाँ, अब तुम वही चाल चलोगे जो बदल ले चली थी, और वो जायदाद के कागज लेकर तुम उसे फाड़ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर एक बात बताओ, जब तुमने जायदाद के कागजात दिखाकर यह साबित किया था कि पिताजी ने सारी जायदाद मदन के नाम की हुई है, तो वो गांव वाले सामने तुमने ये सब क्यों नहीं कहा? क्या फिर अगर मैं वो कागज फाड़ दूंगा और दिखाऊं कि सारी जायदाद तो पिताजी ने मेरे नाम की थी, तो क्या सारे गांव वाले इस बात को मानेंगे भी? अरे तुम इसकी चिंता मत करो। तुमने जिस गांव वालों को देखा था, असल में वो असली गांव वाले नहीं थे, बल्कि वो भाड़े में लाए गए लोग थे, जिन्हें मैंने कुछ पैसे देकर बुलाया था, ताकि बिना किसी परेशानी के ठीक वैसा ही हो जैसा मैं चाहता था, और हुआ भी वैसा ही है। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा जैसे तुमने कहा है। उम्मीद है कि मेरी सारी जायदाद वापस जरूर मिल जाएगी। हाँ हाँ, भरोसा रखो मुझ पर। हाँ। जिसके बाद रात होते ही श्याम उस घर में जाता है और जायदाद के कागज ढूंढने लग जाता है और उसे वो कागज मिल भी जाता है। हाँ, आखिरकार मुझे वो कागज मिल ही गए। अब जल्दी से इस कागज को लेकर साहूकार के पास जाना होगा। हाँ। इसके बाद श्याम वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी मदन कुछ गांव वालों के साथ अंदर आ जाता है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की भैया। अरे ये क्या मदन, तुम और यहाँ? हाँ मैं यहाँ, पहले मुझे पता था कि आप यहाँ कागजात लेने जरूर आओगे, क्योंकि मुझे पता था कि साहूकार आपके पास जरूर जाएगा, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तो देखा गांव वालों, ये देखो कैसे ये इस इंसान ने कागजात चुराने के लिए यहाँ तक आ गया, ताकि मेरी सारी संपत्ति ये हड़प सके। हाँ भला तुम इनको बताकर क्या करोगे? मुझे पता है कि ये असली गांव वाले नहीं हैं, बल्कि ये सब भाड़े के लोग हैं। हाँ। अरे लगता है मुझे साहूकार समझ रखा है, मैं उसके जैसे नहीं हूँ, मैं उससे भी 2 कदम आगे हूँ। ये जो गांव वाले हैं ये नकली नहीं है, ये असली गांव वाले हैं, और आप इनके सामने पकड़े गए। और किस्मत तो देखिए, मैं यहाँ का मुखिया जी को अपने साथ लेकर आया हूँ। मुखिया जी, अब आपने तो सब अपनी आंखों से देख लिया है, अब आप ही न्याय कीजिए मुखिया जी। न्याय तो होकर ही रहेगा, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया श्याम। जायदाद के चक्कर में तुम अपने ही भाई के घर में चोरी कर रहे हो। तुम्हें ऐसी गिरी हुई हरकत करने के लिए शर्म नहीं आई? अब इसमें शर्म कैसा मुखिया जी? शर्म तो मदद को आनी चाहिए, क्योंकि आपको सारी बात अच्छे से पता नहीं। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप मुझे ऐसा नहीं कहोगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे सारी बात। जी लेकिन उससे पहले आप सब मेरे साथ चलिए। नहीं मुखिया जी, ये आपको भटका रहा है, इसके साथ जाने का कोई लाभ नहीं। आप इसी वक्त न्याय कीजिए, इससे पहले कि ये आपको भ्रमित करे। नहीं मदन, मैं एक मुखिया हूँ, और मैं एक पक्ष की बात सुनकर न्याय नहीं करता, क्योंकि न्याय कहता है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर न्याय करना चाहिए। इसलिए श्याम, मैं तुम्हारी बात को सुनना चाहता हूँ। चलो, जहाँ ले जाना चाहते हो हम जाने के लिए तैयार हैं। जी, आपका धन्यवाद मुखिया जी। इसके बाद श्याम मुखिया को और सारे गांव वालों को नदी के उस पार उस छोटी सी झोपड़ी पर ले जाता है, जहां साहूकार भी मौजूद होता है। मुखिया जी, ये साहूकार है, और साहूकार ने ही सबसे पहले जायदाद में छेड़छाड़ की थी। ये देखिए, मेरे पास ये कागजात है जो बिल्कुल असली है, और जो मदन के पास है वो नकली है। उस पर जो हस्ताक्षर है वो साहूकार ने अपने किसी खास आदमी से करवाए हैं। इसके बाद मुखिया जी ने दोनों कागजात को ध्यान से देखा, और देखते ही देखते सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों हस्ताक्षर बिल्कुल एक जैसे ही थे। इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। इन दोनों कागजात में तो एक ही हस्ताक्षर है। अब इनमें से असली कौन है
और नकली कौन, ये कैसे पता करे? मुखिया जी, आप इसकी बात मत मानिए। ये सब झूठे हैं और ये हस्ताक्षर नकली नहीं। मेरे जो कागजात है वो असली है। मेरा विश्वास कीजिए। नहीं मुखिया जी, मदन झूठा है। मदन के पास जो कागजात है वो बिल्कुल नकली है। वो मेरे ही एक खास आदमी ने हूबहू नकल करके वो हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि मदन ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने जायदाद में से कुछ हिस्सा मुझे देगा, जो कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। और इसलिए मैं सभी के सामने सच बता रहा हूँ। मेरा विश्वास कीजिए मुखिया जी, मेरा विश्वास कीजिए। अगर ऐसा है साहूकार, तो तुम एक अपराधी हो। तुमने जायदाद के कागजात में छेड़छाड़ की है। ये कितना बड़ा अपराध है तुम्हें पता भी है। और इस जुर्म में सबसे पहले तो तुम्हें महाराज के हवाले कर दूंगा। अब वही कोई फैसला सुनाएंगे तुम्हारा। और रही बात इन दोनों का, सच क्या है और झूठ क्या है वो भी महाराज ही पता लगाएंगे। गांव वालों, ले चलो सभी को महाराज के पास। ऐसा कहते ही वो सभी उन लोगों को ले जाने वाले ही होते हैं कि तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है श्याम? तुम्हारे घर मैंने देखा कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। लेकिन यहाँ देखकर लगता है कि कुछ हुआ है। हाँ, यहाँ जायदाद की हेरा फेरी हुई है और इसलिए हम इन दोनों को महाराज के पास ले जा रहे हैं। क्या कहा? जायदाद की हेरा फेरी? पर कैसे? इसके बाद मुखिया ने सारी बात उस आदमी को बता दी, जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, अरे बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए महाराज के पास जाने की क्या जरूरत है? ये तो मैं ही बता दूंगा कि असली ज्यादा कागजात कौन है और नकली कौन सा है। पर तुम ये कैसे बता सकते हो भला? क्योंकि ये मुंशी जी है और यही पहले पिताजी के सारे जायदाद और पैसों की भी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। जायदाद के कागज भी इन्होंने ही बनवाए थे। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तो आप बहुत उचित समय पर आ गए हैं। अब जल्दी से देखकर बताइए कि इनमें से असली जायदाद के कागजात कौन से हैं। जी, श्याम के पास जो कागज है वही असली जायदाद के कागज है और मदन के पास है वो नकली है मुखिया जी। देखा मुखिया जी, मैंने कहा था ना कि मैं सच कह रहा हूँ। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? हाँ, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। अब से वो घर और सारी जायदाद अब तुम्हारी है। अरे रुकिए मुखिया जी, इतना भी क्या जल्दी है? सारी की सारी जायदाद शाम को नहीं मिलने वाली है, बल्कि दोनों भाइयों को बराबर बराबर जायदाद मिलने वाली है। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं मुंशी जी? जब ससुर जी ने सारी जायदाद मेरे पति के नाम कर दी है, तो फिर आधी आधी जायदाद के हिस्से कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप सबने शायद जायदाद को पूरा नहीं पढ़ा। अगर आप उस जायदाद को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ससुर जी ने जायदाद लिखी है। इसके अनुसार सारी की सारी जायदाद श्याम को मिलेगी, लेकिन केवल 2 वर्षों के लिए। 2 वर्ष के बाद जायदाद का आधा बंटवारा होगा। आधा हिस्सा मदन को जाएगा और आधा हिस्सा श्याम को जाएगा। हाँ। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमें भी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा? हाँ। पर मुंशी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर जायदाद का हिस्सा आधा आधा ही करना था तो भैया को 2 वर्षों के लिए पूरी जायदाद क्यों दी गई? पहले ही दोनों का आधा आधा हिस्सा क्यों नहीं किया गया? इससे कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं। ये तो तुम्हारे आलसी होने की वजह से हुई है। तुम्हारे पिताजी चाहते थे तुम मेहनती बनो, लेकिन तुम इतने आलसी थे कि दिन भर घर पर पड़े रहते थे। हाँ, मैं भी इन्हें समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन ये सुनते ही नहीं थे। हाँ, और इसलिए तुम्हारे पिताजी ने एक फैसला लिया था कि वो तुम्हें अपने जायदाद से 2 साल के लिए बेदखल कर देंगे, ताकि तुम गरीबों की जिंदगी जियो और उसी बहाने कम से कम तुम कोई काम करो, ताकि तुम पैसे कमा सको और मेहनती बन सको, जिसके बाद 2 वर्षों के बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। और तब तक तुम इतने काबिल हो चुके होगे कि तुम अपनी जायदाद बर्बाद नहीं करते, बल्कि और भी पैसे कमाते। लेकिन तुम आलसी के आलसी ही नहीं। अच्छा, तो अब मैं समझा। मैं मानता था कि मैं आलसी हूँ और मैंने कभी काम करने का नहीं सोचा,
पर अब से मैं भूल को अपनी सुधारूंगा और जितनी हो सके उतनी मेहनत करूंगा, ताकि मुझे जितना हिस्सा मिल रहा है मैं उसे बर्बाद करके फिर से गरीब ना बन जाऊं। हाँ, मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम अब से मेहनत करने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही नाराज हूँ। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो उन्हें ये सब देखकर बहुत बुरा लगता। उनके बेटे ने अपने ही भाई की जायदाद को हड़पने के लिए इतना घटिया चाल चली। नहीं, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी दीदी की है। वही है जो हमें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। हर बार हमें ये एहसास दिलाती थी कि हम कितने गरीब और लाचार हैं, और इसलिए हमें ये बर्दाश्त नहीं होता था। और इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम ये करेंगे ताकि इनको पता चले कि कैसा लगता है जब कोई आपको नीचा दिखाए। क्या ये सच है उर्मिला? क्या तुम इन दोनों को नीचा दिखाना चाहती थी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं इससे बचपन से ही ईर्ष्या करती थी और मुझे अपनी गलती का एहसास है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे ये कैसे भी है तो मेरी छोटी बहन ही ना, और इसलिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कमला। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। तो ठीक है, लगता है अब ठीक हो चुका है सब कुछ। तो अब न्याय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम दोनों के आपस की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और जायदाद के हिस्से का भी समाधान हो चुका है। अब हम चलते हैं। और साहूकार, तुम्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। गांव वाले, इस साहूकार को ले चलो महाराज के पास। पर मुखिया जी, मेरी बात तो सुनिए। अब जो भी सुनना है सुनाना है वो सब महाराज के पास जाकर सुनाना। ले चलो इसे। इसके बाद मुखिया उस साहूकार को महाराज के पास ले जाता है और श्याम और मदन के बीच की सारी दरार अब खत्म हो चुकी होती है और अब से मदन को भी अपना हिस्सा मिल जाता है, जिससे वो दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और सब ठीक हो जाता है और बहनों के बीच की ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है और मदन भी अब मेहनत करने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।